तो हम लोग एक्सरसाइज 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ब्रैकेट डिस्कशन स्टार्ट करें. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन. According to the Werner's theory, ligands are connected to the metal ion by covalent bonds. Secondary valencies have the directional properties, and secondary valencies are non-ionizable valencies. ये सारे स्टेटमेंट फिट हो गए अपने. So, 6th question लिखा है, consider the following statement according to Werner's theory. Werner's theory प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है. प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल भी होती है और आयनाइजेबल भी होती है. तो इसके बेसिस पे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 करेक्ट हो गया. पहले स्टेटमेंट में लिखा है लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल्स बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्टी हो गया क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम बॉन्डिंग समझाते हैं. वर्नर ने सिर्फ वैलेंसीज आयनाइजेबल है नॉन आयनाइजेबल है या उनके डायरेक्शनल कैरेक्टर ने केवल इतना एक्सप्लेन किया था. तो इसका आंसर हम लोग बी मार्क कर देंगे. ठीक है, समझ गए. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा. सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. 2 एंड 3 आर करेक्ट. इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो. दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं. इसमें आपको टाइप ऑफ आइसोमरिज्म प्रेडिक्ट करनी है. यू कैन सी कि दोनों प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में जो Cl एटम है वो तो सेंट्रल एटम है. ठीक है. तो अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू Cl चेक करोगे तो जो बीच वाले दोनों Cl है उनको तो नहीं देखना है, ये तो ब्रिजिंग है दोनों के केस में. ठीक है. तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये दोनों Cl सिस फॉर्म में है. समझ पा रहे हो. ये दोनों Cl एक दूसरे के लिए सिस फॉर्म में और ये दोनों भी सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म हुआ. इस केस में ये दोनों Cl देखो अपोजिट हो गए और ये दोनों ग्रुप अपोजिट हो गए. तो दिस इज काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. समझ गए. सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिख रही है. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का केस नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का केस नहीं है क्योंकि लिगेंड्स जो प्लेटिनम के साथ कनेक्टेड है वो सेम है. और ब्रिज्ड आइसोमरिज्म भी नहीं है क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड दोनों ही केस में सेम है. ठीक है. उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कहा नेम द मेटल व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. सो मेटल एम की रिएक्शन Cl - वाटर O2 से कर रहे हैं तो आपको मेटलर्जी में याद आना चाहिए. सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी में ये प्रोसेस फॉलो करते हैं. मैकआर्थर्स फॉरेस्ट साइराइड प्रोसेस होता है ये. इन दिस प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड एटम पहले अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको जिंक से रिप्लेस करते हैं. तो दिस इज द केस ऑफ सिल्वर मेटलर्जी. तो आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. सिल्वर मेटलर्जी का केस है ये. मेटलर्जी में उन्होंने ये सवाल किया हुआ है. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इट्स गिवन द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो इस कॉम्प्लेक्स में देखो कोबाल्ट सेंट्रल एटम है. एक तरफ से डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड लिगेंड है और दूसरी तरफ से क्लोराइड लिगेंड है. तो सबसे पहले आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क कर लो. तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीजन स्टेट मार्क करो. तो कोबाल्ट अपना +2 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा जो कि Cl- है. ठीक है. अच्छा, अब फर्दर अगर लिगेंड्स को देखें तो एक तो अपने पास डाइक्लोराइडो ऑप्शन है. दो क्लोराइड लिगेंड है. कोबाल्ट सेंट्रल एटम है. न्यूट्रल लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह नोमेनक्लेचर लिखेंगे. और जो अपना बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड. we will write dichloro dimethyl glyoxime cobalt 2. the name will be dichloro पहले डाइक्लोराइडो लिखना चाहिए कायदे में. सो डाइक्लोराइडो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम कोबाल्ट 2. अच्छा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो फॉर्म भी बन सकता था अगर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट वेरी करते हैं. तो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट देखो हम कोबाल्ट का 2 लिख रहे हैं. इसका मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम को न्यूट्रल लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं और Cl- को एनायनिक लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो द नेम शुड बी डाइक्लोराइडो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम 2 ग्लाइऑक्साइम कोबाल्ट 2. तो उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शन फिट करोगे तो उसका आंसर डी फिट हो जाएगा. ऑल्दो डी में भी थोड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्लोराइडो लिखा होना चाहिए था.
बट ये चल जाता है, ये पुराने और नए कन्वेंशन का डिफरेंस है। जे एग्जाम के लिए एकदम क्लियरली याद रखिएगा, इट मस्ट बी क्लोराइडो। अगर वहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्लोरो और क्लोराइडो में, तो क्लोराइडो को प्रेफरेंस देते हैं। अदरवाइज पुराने कन्वेंशन के हिसाब से डाइक्लोरो भी लिखा जाता है, तो उस पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में अब चूंकि क्लोराइडो कहीं पे भी नहीं गिवन है, तो हम इसका आंसर डी फिट कर देंगे। अदरवाइज आप चाहो तो करेक्शन कर लो, इट शुड बी डाइक्लोराइडो डाइमेथाइल डाइऑक्साइड कोबाल्ट 2, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होना चाहिए था। इज दैट ओके? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इट्स गिवन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड। तो आप इसके पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। So in question number 15 हमारे पास CuNH3 होल 4 PtCl4 ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर इसके आइसोमर्स लिखोगे तो एक तो यही हो गया जो लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या करो, लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PtNH3 होल थ्राइस Cl, सॉरी CuNH3 होल थ्राइस Cl एंड PtNH3 Cl3। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ये दोनों +2 -2 स्टेट है, तो ये कॉपर +2 और प्लेटिनम +2 है। अगले वाले केस में भी कॉपर और प्लेटिनम +2 +2 1, यहाँ +1 -1 चार्ज है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि बस ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा जाता, अगर किसी ने गलती से ये लिख दिया तो फिर ये गलती कर रखी है। ये वाला केस इसका आइसोमर नहीं है, दिस इज नॉट एन आइसोमर, बिकॉज दोनों पे ऑक्सीजन स्टेट 0 आ गई है, तो दे आर इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स एटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन, तो इसको इंक्लूड नहीं करना होता है। तो एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये हो गया। अब इसके बाद सेंट्रल एटम ही पलट के लिख दो। तो एक कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं PtNH3 होल 4 CuCl4, ये आपका तीसरा आइसोमर हो गया। और फिर इसी केस में एक बार एक अमोनिया को रिप्लेस कर दो Cl से, तो एक और पॉसिबल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं CuNH3 होल Cl3, ये चौथा आइसोमर हो गया। तो इसके टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे, तो इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 is given with complex likely to show optical activity। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बताया था कि अगर हमारे पास दो बाइडेंटेड लिगेंड और दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो उसका जो सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो अगर हम उसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ऑफ CuNH3 होल Cl2 लेंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। CrH2 होल 6 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसके बाद अगला केस दे रखा है ट्रांस NH3 होल ट्वाइस En2 3+, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, केवल सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, तो ये आपका कोबाल्ट फॉर्म हुई, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, दोनों अमोनिया आपने सिस फॉर्म में अप्लाई करें, और उसके बाद इथिलीन डाइमाइन अगर प्लेस करेंगे तो ऐसे प्लेस हो जाएगा, ये इसकी +3 फॉर्म है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। ये सिस फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज इसकी एग्जैक्टली नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। बाकी ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो उसके केस में इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है which one is the most likely structure of CrCl3.6H2O if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated as AgNO3। तो उसका मतलब एक क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है, फॉर्मूले में अगर 3 क्लोराइड है और उसका 1/3 प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो 1 क्लोराइड आयन जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जा रहा है। तो उसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर केवल एक ही क्लोराइड आयन लिखना अलाउड है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर आप एक क्लोराइड आयन लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा CrH2O होल 4 Cl2, और एक Cl इसके बाहर लिख दो .2H2O, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो उसके बेसिस पे हम इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। 25 में लिखा है कॉम्प्लेक्स विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद, तो देखो उसमें सल्फेट आयन है, बेसिकली वही प्रेसिपिटेट करेगा हमारे पे। तो वी हैव CONH3 होल 5 Br SO4 है, तो बेसिकली इसमें सल्फेट आयन रिएक्ट कर सकता है, बस जो उसके अंदर ब्रोमाइड आयन है वो नहीं रिएक्ट करेगा। तो आपको सल्फेट आयन की रिएक्शन चेक करनी है। तो अगर सल्फेट आयन PbCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो ये PbSO4 बना देगा।
सल्फेट आयन को PbCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म लेड सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि Pb लेड क्लोराइड जो है वो ऑलरेडी वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाओगे कि वाइट प्रेसिपिटेट पहले से था या बाद में प्रेसिपिटेट हुआ। तो साथ इसका ऑप्शन है तो फिट नहीं हो पा रहा है। वाइट प्रेसिपिटेट पहले भी था और बाद में भी वाइट प्रेसिपिटेट है, तो इट विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट और नॉट, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ऑल्दो PbCl2 हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ये थोड़ा कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन SO4 से करा दी तो सिल्वर सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है और सिल्वर नाइट्रेट वाइट सॉल्युबल है, इसका आंसर बी हो जाएगा। KI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम सल्फेट का कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता और सोडियम सल्फेट से भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो इसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ए भी फिट हो सकता है, अगर हम हॉट हीटिंग कंडीशन में करेंगे तो लेड क्लोराइड पहले हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, PbCl2 soluble in hot water। तो अगर आप हीटेड वाटर में PbCl2 को डिजोल्व करा के उसमें एक कॉम्प्लेक्स ऐड कर देंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट कोल्ड कंडीशन में भी आ जाएगा। तो उसका आंसर या तो आप बी लिखो या फिर ए एंड बी दोनों लिख सकते हो। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है अगर सिंगल ऑप्शन की तरह तो वी मस्ट राइट बी, अदरवाइज का आंसर ए और बी भी लिख सकते हैं कंडीशनली, बिकॉज PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो अगर सेम टेस्ट को हॉट वाटर में परफॉर्म करा देंगे तो इसका आंसर ए बी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है 0.01 मोल ऑफ कॉपर and cobalt NH3 5NO3SO4 was passed to the cation exchanger and the acid coming out of it required 20 ml of 0.1 NaOH for neutralization। तो देखो अगर कैटायन एक्सचेंजर में इस चीज को शिफ्ट करेंगे तो जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसका एसिड बनेगा, तो यानी कि इसके दो पॉसिबल फॉर्मूले लिख सकते हो आप, CONH3 5NO3। अगर आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कर दिया तो बाहर सल्फेट आयन होगा, और इसका उल्टा पॉसिबिलिटी भी है, एक कॉम्प्लेक्स ये भी लिख सकते हैं CONH3 5SO4 और नाइट्रेट आयन बाहर हो। तो इसको जब कैटायन एक्सचेंजर से पास करेंगे तो इससे एसिड बनेगा H2SO4 और इसको कैटायन एक्सचेंजर से पास करेंगे तो इससे एसिड बनेगा HNO3। ये चीज समझ आई पहले आपको? तो अगर आपने इनिशियल कंपाउंड 0.001 मोल ले रखा था तो उसके 0.001 मोल से इसका 0.001 मोल फॉर्म होगा और इसका भी 0.001 मोल फॉर्म होगा। अब इसको आप NaOH से अगर न्यूट्रलाइज करा रहे हो तो मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करके देख लो, जिससे भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 20 into 0.1 which is 2। जबकि H2SO4 के केस में मिली मोल्स निकालोगे तो 0.001 into 2 करेंगे, बिकॉज H2SO4 का एन फैक्टर 2 है तो वो 2 मिली इक्विवेलेंट आएगा, यही न्यूट्रलाइज हो रहा है। और HNO3 का एन फैक्टर 1 है तो वो 1 मिली इक्विवेलेंट होगा, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि उसमें अल्टीमेटली बेस बन जाएगा, NaOH बच जाएगा। तो उसका आंसर हमारे हिसाब से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, यानी कि आंसर इसके हिसाब से बी रिपोर्ट कर देंगे। ये समझ गए? यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जो है वो एक्चुअली में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 के बराबर आ रहा है, जो कि HNO3 के इक्वल नहीं बन पा रहा है। HNO3 कम एसिड बन रहा है, NaOH ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में अगर 20 ml 0.1 m NaOH यूज हुआ है तो इट कंफर्म्स दैट H2SO4 इज द एसिड फॉर्म। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर केवल सल्फेट आयन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर केवल सल्फेट आयन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है द कंपाउंड कंटेन्स 1.08 मोल ऑफ सोडियम, 0.0539 moles of copper and 2.16 moles of chloride. The aqueous solution shows osmotic pressure which is 3 times that of urea, having same molar concentration. The formula of the complex. तो देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 3 टाइम्स है तो उसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ आयंस 3 आने चाहिए। तो आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे 3 आयन प्रोड्यूस हो, ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे 3 आयन प्रोड्यूस हो, और साथ में आप एम्पिरिकल फॉर्मूला का आइडिया लिख लो। तो आपके पास देखो सोडियम इज 2, कॉपर इज 2, फ्लोराइड आयन के जो मोल्स है वो 1.08 इज 2, 0.539 इज 2, 2.16 दे रखा है। तो अगर इसका सिंपल रेशियो लिखें तो ये 1:2, 2:4 बन रहा है।
तो फॉर्मूले में एक सोडियम, दो सोडियम, एक कॉपर और 4 क्लोराइड होना चाहिए और 3 आयन बनने चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी। और आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले आ जाएगा Na2CuF4 और इससे 3 आयन बनाने हैं तो सोडियम आयन ब्रैकेट के बाहर कर दो, तो उसका बॉन्ड फैक्टर 3 हो जाएगा, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल यूरिया से 3 टाइम्स आ जाएगा। तो आंसर इसका सी रिपोर्ट कर देंगे। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि ए में सोडियम, कॉपर और क्लोरीन का रेशियो 4:1:6 है, वो भी फिट नहीं है। रेशियो हमारा है 2:1:4, तो उसके बेसिस पे आंसर सी पॉसिबल है। और 3 आयन बनाने हैं तो ब्रैकेट भी आराम से फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, द IUPAC नेम ऑफ द रेड कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Fe2+ विद डाइमेथाइल डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखा है FeC4H7O2N2 तो ये निकल जैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसा निकल में कॉम्प्लेक्स बनाया था वैसे ही बन रहा है। तो जब निकल जैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन स्टेट आयरन की +2 बनेगी और इसमें डाइमेथाइल डाइऑक्साइड 2- चार्ज कैरी कर रहा होगा। आयरन यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और डाइमेथाइल डाइऑक्साइड जो है वो 2- चार्ज कैरी कर रहा है। नहीं, 2- नहीं, 1- चार्ज कर रहा है, क्योंकि FeDMg2 लिखा हुआ है ना, तो डाइमेथाइल डाइऑक्साइड पे -1 चार्ज कैरी कर रहा है, तो उसका मतलब एनायनिक लिगैंड हो गया। और डाइमेथाइल डाइऑक्साइड में डाई ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए बिस लिखना पड़ेगा, एनायनिक लिगैंड है इसलिए O लगाना पड़ेगा लास्ट में। तो IUPAC नेम हुआ बिस डाइमेथाइल डाइऑक्सीमेटो आयरन 2। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 समझ गए ना, 35 का आंसर दी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखो। In question number 36 is given the molar ionic conductance of the octahedral complexes। तो आप देखो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो उसका मतलब उसके 6 लिगेंड यूज करने पड़ेंगे हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो उसके 6 लिगेंड यूज करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो उसके पॉसिबल अगर आयनिक फॉर्म लिखे जाए तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं हम लोग PTNH3 ClCl3। अभी ऑल दो और पॉसिबल कॉम्बिनेशन में वो लिखेंगे। अगले वाले कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं PTNH3 Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फॉलो करना है, देन इट इज Cl2। तीसरा कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं PTNH3 Cl3 और एक Cl। और चौथे कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं PTNH3 Cl4। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तो डैम श्योर है कि उसके केस में कोई भी आयन नहीं बन सकता, तो कॉम्प्लेक्स 4 की जो आयनिक कंडक्टेंस है वो मिनिमम ही आनी है, ये डेफिनेट है। ठीक है, अब इसके बाद के केस में देखो हम क्लोराइड आयन को कितने भी ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली अमोनिया लिगेंड बाहर आता जाएगा। तो इस ऑप्शन में जो गिवन है उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन 1 की कंडक्टिविटी सबसे हायर ला सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन जो है 1 में ही बन सकते हैं। 2 वाले केस में आप 3 आयन से ज्यादा नहीं बना सकते, 3 वाले केस में आप 2 आयन से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन फर्स्ट वाले में आप टोटल 4 आयन बना सकते हो। ऑल्दो आयन उसके 3 भी किए सकते हैं, क्योंकि अंदर 2 ब्रैकेट Cl कर दोगे तो Cl2.NH3 भी बन सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम कंडक्टेंस ही चेक कर लेना है। तो उसमें आयनिक कंडक्टेंस का जो ऑर्डर बनेगा वो 1 हाईएस्ट होगा, देन इट विल बी 2, देन इट विल बी 3 एंड फाइनली इट विल बी 4। तो उसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, ट्रीटमेंट विद 10 ml of 1 m solution of complex CrCl3.6H2 with excess of AgNO3, 4.305 gram of AgCl is obtained, the complex is। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स के मिलीमोल निकालो तो 10 × 1 यानी कि 10 मिलीमोल्स हुआ, और इसी को मोल्स के ग्राम में लिखें तो 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस 0.1 मोल कॉम्प्लेक्स से जो AgCl फॉर्म हो रहा है
वो बन रहा है 4.305 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी 143.5 आई थिंक. कितने मोल्स? तो पहले नंबर ऑफ AgCl के मोल्स निकालो. यहाँ से AgCl के मोल 0.03 है, इसका मतलब 1 मोल कॉम्प्लेक्स जो है 3 मोल क्लोराइड इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखना है जिसमें से 3 क्लोराइड आयन बन रहा हो. उसका ऑप्शन डी फिट हो जाएगा, CrH2O6Cl3. उसका आंसर हम लोग डी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है नंबर ऑफ डोनर साइट इन डाइमिथाइल डाइऑक्साइड, ग्लाइसिनेटो, डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन एंड EDTA रेस्पेक्टिवली. तो सबकी आइडेंटिसिटी रिपोर्ट करनी है. तो देखो डाइमिथाइल डाइऑक्साइड में 2 डोनेशन साइट होती है, बाइडेंटेड लिगेंड है. ग्लाइसिन जो है ये अमीनो एसिड है तो उसकी भी 2 डोनेशन साइट होती है, भी बाइडेंटेड लिगेंड है. उसके बाद डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन. तो डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन मतलब 3 नाइट्रोजन हो गए इसमें डोनर. डाइमिथाइलिन ट्राइएमाइन में 3 डोनर हो गए, डाइमिथाइलिन ट्राइएमाइन. So it contains 3 donor और लास्ट में EDTA तो आप जानते हैं इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड. 6 डोनेशन साइट्स. तो हमारा आंसर बन जाएगा 22236, यानी कि आंसर बी. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है द कॉम्प्लेक्स दैट वायलेट्स सिडविक्स रूल ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. यानी आपको सबके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चेक करने हैं. पहला कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड. उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर लिखेंगे तो आयरन 26, ऑक्सीजन स्टेट 2 और 12 ऐड हुए तो यानी कि आ जाएगा 36. ये फॉलो कर रहा है. अगला है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड अगर लिखेंगे तो उसमें भी कोबाल्ट जो है वो 3+3 स्टेट में है. तो उसका एटॉमिक नंबर 27, 3 सब्ट्रैक्ट करके 12 ऐड करेंगे भी 36 आ जा रहा है. अगला है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट. तो जैसे CuNH3 4SO4. उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, +2 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम करे और अमोनिया की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये आ जाएगा 35. यही हमारा आंसर हो गया. लास्ट में लिखा है पोटेशियम डाइक्लोरो डाइऑक्सिनेटो कोबाल्टेट 3. कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, डाइक्लोरो है मतलब 2 Cl2 हो गए, डाइऑक्सिनेटो है तो C2O4 होल ट्वाइस हो गया और ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3 गिवन है तो एक पोटेशियम हो जाएगा. 4 चार्ज सॉरी कोबाल्ट ऑक्सीडेट एंड पे 2 माइनस चार्ज है तो टोटल 4 माइनस 5 6 माइनस चार्ज हो गया. तो K3CO Cl2 C2O4 हो जाएगा. इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कोबाल्ट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीजन स्टेट +3 और 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ये भी 36 हो गया. ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो वायलेशन आ रहा है दैट इज टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी. ठीक है. समझ आई बात. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज 46. 46 क्वेश्चन देखिए. 46 में लिखा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स Na4FeCN5NOS. इट इज Na4FeCN5NOS. इसमें आपको आयरन का ऑक्सीजन स्टेट रिपोर्ट करना है. यहाँ ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालनी है आयरन की तो सोडियम हो गया +4, आयरन हो गया X, Cn- हो गया -1, NOS हो गया -1, इक्वल टू 0. यहाँ से X इज इक्वल टू +2 आ जाएगा. NOS इज आइसोथायोसाइनेटो. ठीक है. इसके बाद नॉट आइसो सॉरी दैट विल बी NOS माइनस. तो उसका ऑक्सीजन स्टेट -1 ले लेंगे तो यहाँ पे X जो है हमारा वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 49. 49 में लिखा है NiCO4 एंड NiS3 होल 4 2+ डू नॉट डिफर इन
तो 49 के केस में NiCO4 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे निकेल का ऑक्सीजन स्टेट 0 है और CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर लिखेंगे तो ये sp3 आएगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, sp3 डायमैग्नेटिक। और अगला केस चेक करेंगे NiNH3 होल 4 2 प्लस। तो निकेल यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट है, अमोनिया को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। अमोनिया को जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2 और ये भी डायमैग्नेटिक आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा दोनों केस में, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ निकेल डिफरेंट है और ज्योमेट्री डिफरेंट है, क्योंकि पहला वाला केस टेट्राहेड्रल है और दूसरा वाला केस आपका टेट्राइड, पहला वाला केस टेट्राहेड्रल है, दूसरा वाला केस स्क्वायर प्लेनर है, तो ज्योमेट्री डिफरेंट है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो पहले वाले केस में अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीजन स्टेट 0 चेंज हुआ और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो ये 36 आ जाएगा। जबकि अगले केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 28 माइनस 2 प्लस 8 करेंगे, ये 34 आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी मैच नहीं कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है वो केवल क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। TiNO3 is colorless compound, CrNH3 Cl3 is colored compound, K3BF6 is colorless compound, and CuCN CH3 BF4 is colorless compound। तो देखो उसमें करना क्या है कि आप बेसिकली आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो कलर्ड होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलरलेस होते हैं, ऑल्दो कलर थ्योरी पूरी अलग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। बट फिर भी अगर एक सबसे पहले कॉमन प्रेडिक्शन अप्लाई करना हो तो कॉमन प्रेडिक्शन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पैरामैग्नेटिक आर जनरली कलर्ड एंड डायमैग्नेटिक आर कलरलेस और वाइट। लेकिन कई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलर्ड भी होते हैं, कलर्स के अलग अलग थ्योरीज है भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल अगर हम सबसे पहले सिंपल क्लू से चेक करें तो चेक इट विद पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म। तो पहले ऑप्शन में देखो Ti4+ है, Ti4+ है तो ये 3d0 4s0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब डायमैग्नेटिक बनेगा। ऑप्शन बी में तो ये कलरलेस आ रहा है, मतलब काफी हद तक बात सही बैठ रही है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा तो फिर चेक करना पड़ेगा। CrNH3 Cl3 दे रखा है आपको, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +3 है, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन इज D4 बचेगा केवल। क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो D3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। जो कलर्ड होना ठीक है, पॉसिबल है। सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, इट इज गिवन K3VF6। अगर K3VF6 है तो यहाँ पे वेनेडियम का अगर हम ऑक्सीजन स्टेट रिपोर्ट करेंगे तो वेनेडियम 3+ आ जाएगा। वेनेडियम कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d3, ये 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और D3 की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, D2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये पैरामैग्नेटिक आएगा तो ये कलर्ड होना चाहिए था, यानी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट में देखा है CuCH3Cn4 BF4-, तो यहाँ पे कॉपर देखो +1 ऑक्सीजन स्टेट में आ रहा है, ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डायमैग्नेटिक है, तो ये कलरलेस हो सकता है। तो उसमें जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है दैट इज ऑप्शन सी, हमारे हिसाब से वही आंसर आ जाएगा। दैट इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी। अगर इनमें से और कोई 2 बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती तो फिर हमें चेक करना पड़ता थ्रू डिफरेंट अदर वेज जिससे हम कलर चेक करते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका कलर चेक करने का यही है कि आप पैरामेट्रिज्म डायमेट्रिज्म सबसे पहले चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी 51 पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखो हमारे पास पहले कंपाउंड दे रखा है NiCO4,
ये अभी मैंने चेक करके दिखाया आपको, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा, निकल जीरो ऑक्सीजन स्टेट है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये निकल 2+ स्टेट में है, और फॉस्फोरस मैंने डोनर बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। फॉस्फोरस डोनर को कैसे ट्रीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो ये भी आपका टी ए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि साथ में 2 Cl लिगेंड भी लगे हुए हैं जो वीक फील्ड है, तो उसका मतलब पेयरिंग करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इट इज NiPPS3 होल ट्वाइस Cl2 है। तो इन दिस केस आल्सो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, ये भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो दोनों ही मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 इज गिवन ऑन द ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो सबके ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो सबसे पहले फटाफट। तो पहले केस में देखो कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन, F- वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगला केस चेक करेंगे निकिल। निकिल का ऑक्सीजन स्टेट देखो यहाँ पे +2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आएगा, Cl- फिर से वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक आएगा। अगले वाले केस में कॉपर 2+ है, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर से पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। लास्ट वाले केस में निकिल 2+ है, कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है, बट Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक आ जाएगा। इसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे डी। ठीक है, then question number 55 given the process of extraction of gold, roasted gold ore with cyanide and water and oxygen is given X, and then X is treated with zinc form Y and gold। तो X and Y लिखना है, तो आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनेगा AuCl होल ट्वाइस माइनस, और बाद में जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, तो जो अगला कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जिंक का बनेगा, तो ZnCl4 2-, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसका आंसर जो हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आंसर विल बी ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। 57th क्वेश्चन में गिवन है, देखिए aqueous solution of ferrous sulfate gives test for both Fe2+ and sulfate ion, but after addition of excess of KCl solution ceases the test of Fe2+, this is due to the formation of, तो कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म हो जाएगा तो फर्दर कलर आना बंद हो जाएगा, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसको लिख दीजिए सीधे सीधे। तो 57 के केस में अगर हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन KCl से कराएंगे, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें बस आयरन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं चेंज करनी है, तो जो पॉसिबल कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी K4FeCl6, या फिर अगर आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो FeCl6 4- आयन बन जाएगा। अब क्योंकि आयरन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया है, तो उसका फर्दर क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। 59th क्वेश्चन में लिखा है था डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द फॉलोइंग आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो जो EDTA होता है वो बेसिकली हम लोग मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों ने 59 के लिए अभी एप्लीकेशन के पार्ट में देखो, EDTA जो है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है, इसका अगर सॉल्ट फॉर्म बना लेते हैं तो EDTA4- जो है ये कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझ गया ना। EDTA इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है COEN होल साइज 3+ इज एक्सपेक्टेड टू शो। तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेंट्रल आइटम के साथ अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड अप्लाई करते हैं तो उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आती है एंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
अगर आप चाहो तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। COEN होल थ्राइस ये वाला फॉर्म बनेगा 3 प्लस। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी, तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये आपका फॉर्म आ जाएगा। ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। इसका लिखा है 3 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ये गलत हो गया। 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये भी गलत हो गया। 6 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ये भी गलत हो गया। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। 69 में लिखा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CONS3 होल ट्वाइस Cl4 minus square planar AuCl2 Br2 and PTEN Cl2 R respectively। ये ड्रॉ एंड काउंट का केस है बेटा, देखो सीधे सीधे। सबसे पहले केस में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इट्स गिवन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल CONS3 होल 4 Cl2 दे रखा है। तो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पहले केस में क्या करोगे, दोनों NH3 को ट्रांस अप्लाई कर दो, तो 2Cl 2NH3 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबल ज्योमेट्री में आप दोनों Cl को ट्रांस कर दो, तो चारों NH3 ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी में आप एक NH3 और एक Cl को ट्रांस लिख दो। तो दीज आर द 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, तो इसी के बेसिस पे आप आंसर सी लिख सकते हो। ऑल्दो बाकी भी चेक करने हैं, तो अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चेक कर रहे हो तो पहले दोनों Cl सिस लिख लो, बाद में दोनों Cl ट्रांस कर दो, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। और यही चीज अगले वाले केस में लिखेंगे PTEN Cl2। तो PTEN Cl2 चेक करेंगे तो इथिलीन डाइअमाइन है और 2 क्लोरीन है, तो उसके केस में तो कोई भी GI नहीं आएगी, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आंसर बनेगा 3, 2 एंड 0। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन करना है तो आंसर 0 कर लो, या फिर इसको PTEN होल ट्वाइस Cl2 कर लो, तो फिर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इन दैट केस GI इज पॉसिबल। आप दोनों Cl को सिस पुट कर दो, तो एक फॉर्म ये बनेगी सिस वाली फॉर्म, और एक इसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। इसको दोनों PTCl अपोजिट प्लेस कर दो। सिस फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और आएगी, और उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 ही लिखेंगे। एक सिस फॉर्म में एक ट्रांसफॉर्म, उसका आंसर 2 आ जाएगा, तो आप इसका आंसर सी रिपोर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में करेक्ट कर लो, PTEN होल ट्वाइस Cl2 कर लो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। 71 लिखा है ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिस फॉर्म में आती है, ट्रांस फॉर्म में नहीं आती है। तो आप इसमें देखो, पहला वाला स्ट्रक्चर नोटिस करोगे तो दोनों Cl अपोजिट लगे, ट्रांस फॉर्म है। इसमें भी दोनों Cl अपोजिट लगे, ट्रांस फॉर्म है। तो इसका 2 एंड 4 जो है वो सिस फॉर्म है, वो इसकी आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो 71 के केस में सिस फॉर्म चेक करनी है। सिस फॉर्म विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मैंने आपको बताया कि अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हो तो सिस फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो सिस फॉर्म विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, दैट्स व्हाई 2 एंड 4 ऑप्शन चेक कर लेंगे, उसके बेसिस पे आंसर सी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। 73 में लिखा है अदर देन द एक्सरे डाइफ्रैक्शन, other than the X-ray diffraction, how could the following pair of isomers be distinguished from one another? तो
तो पहले जरा दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से नोटिस करो। तो 73 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज CrCH3 होल 6 3 प्लस, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट 3 है, एंड देन इट इज CrNO2 होल 6 3 माइनस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 है। और दूसरी सीरीज में जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है दैट इज CrNH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस, ये प्लस वाला स्टेट हुआ, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 हो गया। और दूसरे केस में CrNH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4, ये नेट चार्ज इस पे माइनस आ गया। ये दो केस हो गए। पहला वाला ट्राइवेलेंट केटाइन ट्राइएनाइन है और दूसरा वाला मोनोवेलेंट केटाइन मोनोवेलेंट एनाइन है। उसमें लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे एक्वस सॉल्यूशन का तो ऑब्वियसली जो आयंस है वो दोनों ही एंड पे क्रोमियम वाले आयन पहुंचेंगे, तो उसमें कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा कि कौन सा पेयर डिफरेंट है। बट अगर आप मोलर कंडक्टेंस चेक करोगे तो इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि आयन तो दो दो है बट चार्ज डिफरेंट है दोनों पे, तो हैव डिफरेंट मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का फर्क नहीं है क्योंकि सेंट्रल एटम दोनों ही केस में क्रोमियम 3 प्लस ही है। और कलर्स के बारे में नहीं पता कि वो डिफरेंट आएंगे कि सेम आएंगे, दैट वी हैव टू चेक इन अ डिफरेंट मेथड। तो जो सबसे आसान मेथड है बिना एक्सरे डाइफ्रैक्शन अप्लाई करे चेक करने का दैट इज मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि पहले वाला +3 -3 वाला कॉम्प्लेक्स है और दूसरा वाला +1 -1 वाला कॉम्प्लेक्स है। तो बिकॉज ऑफ दैट इनकी मोलर कंडक्टेंस में सर्टेनली डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखो, हाउ द आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। अब देखो इस केस में अगर आप कॉम्प्लेक्स चेक करोगे तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज CONH3 होल 6 CrNO2 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो यहाँ कोबाल्ट 3 प्लस है और ये 3 प्लस होगा, यहाँ क्रोमियम +3 और ये 3 माइनस होगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो इट इज CrNH3 होल 6 3 प्लस एंड CONO2 होल 6 3 माइनस, यहाँ पे भी ये कोबाल्ट 3 प्लस है और यहाँ कोबाल्ट 2 क्रोमियम 3 प्लस है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैटायन मूव्स टू कैथोड एंड एनायन मूव्स टू एनोड होगा। कैटायन मूव्स टू कैथोड एंड एनायन मूव्स टू एनोड, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जब हम कैथोड देखेंगे तो कैथोड पे हमें कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जबकि दूसरे वाले केस में हमें क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो उसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट अगर आप चेक करोगे तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। और दूसरे वाले केस में क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो एनोड पे मिलेगा, तो आप मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिला हुआ है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तो पहले वाले केस में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो एनोड पे मिलेगा और कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स कैथोड पे मिलेगा, जबकि दूसरे वाले की इलेक्ट्रोलिसिस में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैथोड पे मिलेगा और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आपका एनोड पे मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप दोनों कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो कंडक्टिविटी दोनों में सेम आएगी क्योंकि दोनों में दो आयन और सेम चार्ज है। मैग्नेटिक मोमेंट्स का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कोबाल्ट 3 प्लस कॉपर क्रोमियम 3 प्लस दोनों ही केस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन डिफरेंस आएगा। और ऑप्टिकल मेजरमेंट का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों में से किसी केस में नहीं आ रही, उसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट चेक करोगे तो उससे आपको डिफरेंशिएट करते बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। उसमें भी देखो सेम लॉजिक है, दो बाइडेंटेड लिगेंड दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये देखो ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उसका मतलब ये तो खत्म हो गया। और तीनों बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होता है, तो उसके केस में 2 and 3 आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दो मोनोडेंटेड लिगेंड और दो बाइडेंटेड लिगेंड का केस होता है
उसमें सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, और अगर तीनों बाइंडिंग लिगेंड होते हैं तो इन दैट केस इट इज सर्टेनली ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस केस में आपका 2 and 3 ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, और उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे सी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर सही कर लीजिए। इसमें 2 अमोनिया ट्रांस और 2 सीएल ट्रांस है। ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो गया है, सेम एज द फर्स्ट वन, क्योंकि उसमें आप ध्यान से देखो तो दोनों सीएल सिस ही तो बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी दोनों सीएल सिस है, और अमोनिया और सीएल ट्रांस यहाँ पे भी है, अमोनिया और सीएल यहाँ पे भी ट्रांस है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 and 3 सेम, उसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, उसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर सही कर लीजिए, इट मस्ट बी ए। तो अब इस केस में कंपाउंड भी सही करने की जरूरत नहीं थी, आप 2 नो आइसोमरिज्म भी लिख सकते थे, वो भी एक केस बन सकता है। तो ठीक है, अभी जैसा है वैसे ही लिख लीजिए, मैंने करेक्शन कर दिया है। PTN होल्ड बाई Cl2 लिख रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्स में, तो इसका आंसर फिर ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो गिवन है आपको, which of the following polymerization isomers of the compound having empirical formula this have the lowest molecular mass? तो अगर लोएस्ट मॉलिकुलर मास चेक करना है तो आप देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो मुझे लगता है हर केस में सेम ही है। इन ऑल 3 केसेस मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बिकॉज चार्ज का डिफरेंस है, बट फॉर्मूला तो सेम ही बनेगा सारे केस में। पहले वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज CrNH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस CrNH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4। अगले वाले केस में भी देखेंगे तो भी सेम फॉर्मूला, अगले वाले केस का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज CrNH3 होल 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम ही हो गया सबके लिए, या बेटर टू से सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला ही सेम हो गया, बस केवल लिगेंड्स की पोजीशन डिफरेंट है, मॉलिकुलर वेट तो सेम आएगा। लास्ट वाला केस चेक करोगे तो CrNH3 होल 5 NO2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स CrNH3 NO2 होल 5, in all 3 cases molecular weight will be same, तो उसका आंसर डी हो जाएगा, सेम मॉलिकुलर वेट फॉर ऑल। ठीक है, सेम मॉलिकुलर वेट फॉर ऑल, उसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा है 77। 77 लिखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकेल मस्ट बी, ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर निकेल के केस में +2 ऑक्सीजन स्टेट लोगे तो उसका 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स चाहिए तो D8 में चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर करें और चाहे अनपेयर करें, कभी भी 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिल ही नहीं पाएंगे। ये आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इवन इफ अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर करा देंगे तो भी 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलने वाले, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 आएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा हमेशा डिफॉल्ट। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में गिवन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन CrNH3 OH होल ट्वाइस Cl3 2-। उसको ड्रॉ करके देख लो बस एक बार। ये हमारे पास है CrNH3 OH होल ट्वाइस Cl3। तो मैंने आपको बोला था अगर 3 लिगेंड सेम मिल जाएं तो उसको हम लोग फेशियल और मेरिडियनल से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्रोमियम के केस में तीनों Cl को पहले आप फेशियल फॉर्म में अरेंज कर लो। अब इसके बाद तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो चाहे जहाँ पे OH रख दो और चाहे जहाँ पे अमोनिया रख दो तो एक ही फॉर्म बनेगी। इसके बाद इसका मेरिडियनल फॉर्म बनाओ, तो मेरिडियनल फॉर्म में अगर आपने 3 Cl पहले मेरिडियनल पोजीशन में रख लिए, तो अब आप ध्यान से देखो OH के रिस्पेक्ट में पहले दोनों OH ट्रांस रखे जा सकते हैं, फिर OH के रिस्पेक्ट में Cl को ट्रांस रख सकते हैं, लाइक दिस। OH के रिस्पेक्ट में पहले OH को ट्रांस रख सकते हैं, फिर OH के रिस्पेक्ट में Cl को ट्रांस रख सकते हैं, तो ये देखो टोटल 3 आइसोमर बन जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
अच्छा, इसमें एक बार बस एक चीज और चेक कर लेंगे, कहीं पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो नहीं आ रही है। तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव बने। ठीक है, और इसका अगला वाला केस चेक करोगे, क्योंकि उसने टोटल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा है। अगले वाले केस में चेक करोगे तो उसमें भी सीएल के अराउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट पहला वाला केस अगर आप चेक करोगे, अच्छा एक अमोनिया था, मैंने सॉरी, एक लिगेंड अमोनिया है इसमें। तो पहले दोनों वच अपोजिट रख के हमने यहाँ पे एक अमोनिया लिखना पड़ेगा, और दूसरे वाले केस में यहाँ पे अमोनिया को ट्रांस करेंगे इसके साथ। ये फॉर्म बनेगी देखिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अभी भी दोनों में ही आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ द केसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी अवेलेबल। पहले वाला केस बस चेक कर लो। इन फर्स्ट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, सीएल और अमोनिया से प्लेन ड्रॉ कर दो। नहीं नहीं, सीएल और अमोनिया से प्लेन ड्रॉ करने से निकल जाता है। हाँ, सीएल और अमोनिया से प्लेन ड्रॉ कर दो, तो ये वाले साइड से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आंसर इसका 3 ही रहेगा। तो आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया फाइनली 3।